कहते हैं इंसान की जो ज़िंदगी है, यह ज़िंदगी दुख और सुख का एक संगम है। किसी के पास ज़्यादा दुख रहता है, किसी के पास कम दुख रहता है, और किसी के पास ज़्यादा सुख रहता है, किसी के पास कम सुख रहता है। लेकिन इंसान जो होता है, जब काफ़ी दुखों भरों का सामना भी करना शुरू कर देता है, तो उसी बीच वह दुख को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिस वजह से वह खुद परेशान में पड़ भी जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिलता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिस वजह से एक इंसान अपने प्यार का इस तरह जो है इस कदर अपने प्यार में पागल हो गया था कि अपने प्यार के पाने के लिए तरह तरह के हरकंडे अपना रहा होता है। लेकिन जब वह ना पाया तो इस तरह ख़तरनाक फैसला ले लिया, जिस वजह से एक औरत ही इस दुनिया को छोड़ के चली सी गई। जब लोगों के सामने इसकी सच्चाई निकल के आती है तो इससे सुनने के बाद लोगों को कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। आखिर यह हो कैसे गया, आखिर क्या था इस घटना में। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है कर्नाटक प्रदेश का, और कर्नाटक प्रदेश का एक शहर पड़ता है बेलगाम शहर। और यह घटना है 30 सितंबर 2020 का। सुबह का लगभग 7:30 बजे का टाइम होता है। तो उसी बीच बेलगाम जो शहर होता है, उसी शहर में एक सिविल अस्पताल पड़ता है। सिविल अस्पताल के ही बाल चिकित्सा विभाग में महिला सिक्योरिटी रहती है, जिसका नाम होता है सुधा रानी बसप्पा हड़पद। सुधा रानी बसप्पा हड़पद जो होती है, उसकी उम्र होती है उस समय 27 साल, और उसी की एक सहेली होती है गायत्री चितानंद। दोनों जो है अपना जो है नाइट ड्यूटी करके उसी समय उस सरकारी अस्पताल से निकल रहे होते हैं। सुबह का लगभग 7:30 बजे का टाइम होता है। तभी वह निकल कर जैसे ही कुछ दूरी पर चलते हैं तो उनकी नज़र जो होती है एक गली में पड़ती है, और उसी गली में एक बाइक खड़ा होता है। लेकिन बाइक पर एक इंसान बैठा होता है जिसकी उम्र होती है लगभग 27 साल। और उसी समय जो है वह जो होती है सुधा रानी बसप्पा हड़पद जो है उस आदमी को देखकर पहचान भी लेती है, लेकिन उस आदमी के पास चली जाती है और उस आदमी से लगभग 1 घंटे बात करती है। लेकिन उसी बीच वह जो आदमी होता है उस समय इतने झगड़े तकरार करना वह जो होती है सुधा रानी से शुरू कर देता है कि उसी बीच सुधा रानी पर काफ़ी ज़ोर और तरार तरीके से हमला कर देता है, जिस वजह से सुधा रानी वहीं पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। सुधा रानी की जो सहेली होती है गायत्री चितानंद, जैसे इस आवाज़ को सुनती है तुरंत पीछे दौड़ती हुई जाती है और उस समय सुधा रानी को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन वह उस आदमी का इस हैवानियत को देखकर चितानंद तुरंत ही वहाँ भागती हुई उसी बाल चिकित्सा अस्पताल में पहुँचती है। तुरंत ही वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वह उस समय चेतन राजेंद्र को खबर देती है। चेतन राजेंद्र जैसे इस चीज़ को खबर पाते हैं, तुरंत ही सुधा रानी बसप्पा के घर वालों को सूचना देते हैं, और उसके बाद उसी समय सिक्योरिटी वह जाकर अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इस चीज़ की खबर दे देते हैं। जैसे ही खबर देते हैं तो उस समय पुलिस थाने की जो टीम होती है वह तो पहुंचती है, लेकिन इससे पहले ही वह सुधा रानी बसप्पा के जो घर वाले थे और परिवार वाले थे उस घटना पर पहुंचते हैं। तो पता चलता है कि सुधा रानी बसप्पा जो है वह काफ़ी गंभीर अवस्था में ज़मीन पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। और उसी अवस्था को देखकर उसके परिवार वाले आनन फानन में सुधा रानी बसप्पा को वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ही वह तुरंत ही ले जाते हैं, वहीं पर भर्ती करवाते हैं। लेकिन उसी बीच कुछ देर इलाज चलने के बाद वह जो रानी बसप्पा जो होती है अपनी ज़िंदगी वह उसी समय त्याग देती है, और उसी वजह से उसकी तुरंत ही वहीं पर ही अस्पताल में ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही सुधा रानी बसप्पा के परिवार वालों को इस चीज़ का खबर यानी कि जैसे वह सामने देखते हैं, तुरंत ही वहीं पर ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। पुलिस थाने की जो टीम पहुंची हुई थी उस घटनास्थल का मुआयना करती है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी गार्ड कुछ तैनात भी कर देती है, और वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं, थाना प्रभारी भी सरकारी अस्पताल में पहुंचे हुए थे। और वह उसी समय थाना प्रभारी सुधा रानी के उस चेहरे और उसके शरीर को देखकर काफ़ी ज़्यादा भाप भी गए थे। वहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने तुरंत ही वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उनके सामने रिपोर्ट पेश कर दिया था। उसी रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था
कि उस सुधा रानी बसप्पा के शरीर पर लगभग 7 से 8 गहरे घाव हैं और उसके शरीर पर काफ़ी जो है पूरी इतनी तरह से घाव हुए हैं, जिस वजह से खून बहने की वजह से उसी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही लगभग लमसम मौत सी हो गई थी। और पुलिस जैसे इस घटना को सुनती है और उसके परिवार वाले जो रोक और चिल्ला रहे थे उनको भी शांत करवा लेती है, उनको समझा बुझा देती है और इसी वजह से उनसे यहाँ पे पूछने लग जाती है कि तुम्हारी बेटी का क्या ऐसे किसी के साथ हो सकता है जो ऐसा काम कर सकता है। और उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि हमारी बेटी का कोई किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि वह एक शादीशुदा है, लेकिन वह आकर इस समय हमारे ही पास यानी कि वह अपने ही मायके रह रही है, अपनी ही गुजारा बस करने के लिए वह इसी सरकारी अस्पताल में जाकर आए दिन ड्यूटी भी करती है, शाम को पूरी ड्यूटी करती है और रात पूरा वक्त गुजार देती है, लेकिन सुबह के टाइम अपनी सहेली के साथ रोज़ की तरह वापस आ जाती है। लेकिन आज ना जाने क्या हुआ, रास्ते में कौन इससे मिल गया कि उसने इसके साथ क्या कर दिया। पुलिस जैसे ही सुनती है तो पुलिस को जो होता है तुरंत ही लगने लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई इसके साथ रंजिश दुश्मनी निकाला है। पुलिस जो होती है उसी समय सुधा रानी बसप्पा की जो सहेली होती है गायत्री चितानंद को, उसी समय वह जो होती है वह वहीं पास ही खड़ी होती है। अब पुलिस जब उसे गायत्री चितानंद से पूछने लग जाती है कि यह व्यक्ति कौन था, तो वह उसी समय जो होती है गायत्री चितानंद बताने लग जाती है कि यह व्यक्ति हमारे पहचान में तो नहीं आता, लेकिन हमें यह लग रहा था कि यह सुधा रानी बसप्पा का काफ़ी करीबी व्यक्ति था। और पुलिस तुरंत ही अब इसी बात में आकर उस आदमी की भी तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस को इस कातिल को पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका बनता है कि जहां पर उस व्यक्ति ने सुधा रानी बसप्पा पर हमला किया था, क्योंकि वह सरकारी अस्पताल था, वहां पर काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज भी लगे थे। पुलिस जाकर अब इसी बिना पर उसी समय सीसीटीवी फुटेज जो लगे हुए थे सबका जो है सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेती है। बारीकी से देखती है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए खड़ा होता है और तिका वह उस समय जो होता है मोटरसाइकिल का जो नंबर प्लेट होता है वह नंबर पूरी तरह से दिख रहा था और वह चेहरा भी पुलिस पूरी तरह से देख रही थी। अब इसी बिना पर पुलिस तुरंत ही जल्द से जल्द उस व्यक्ति का शिनाख्त कर लेती है। पता चलता है वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति सुधा रानी बसप्पा का ही प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है इरन्ना बाबू जगजक्की। और उसी समय जैसे ही इरन्ना बाबू के बारे में पुलिस जानती है और तुरंत जाती है इरन्ना बाबू के ही घर पर। पुलिस अपनी टीम सहित उसके घर छापा मार देती है। छापा मारने के बाद बाबू को पुलिस जो होती है उसी समय उसके ही घर से अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसी समय उसको पकड़कर जब थाने ले आती है और पुलिस उसके सामने एक ही बात में वही सारे सबूत उसके सामने रख देती है। पुलिस के सामने तुरंत ही अपने आप को काफ़ी हताश सा महसूस करने लगता है इरन्ना बाबू। तो पुलिस के सामने अपने आप को टूटा महसूस करते हुए वह पुलिस के सामने जो होता है एक ही लफ्ज़ में सारी सच्चाई पुलिस के सामने रख भी देता है। अब जिस बना पर पुलिस जैसे यह सच्चाई सुनती है तो पुलिस के कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। असल में जो कर्नाटक है, कर्नाटक का एक शहर पड़ता है बेलगाम। बेलगांव के पास एक आश्रम है, उसी आश्रम के पास जनता प्लाट तालुका है और तालुका के पास ही बेलगोगल है। वहीं का रहने वाला होता है इरन्ना बाबू जगजंगी, जिसकी उम्र होती है उस समय 26 साल। उसके परिवार में उसके माता पिता भी होते हैं और उसके बहन भी होती है, उसके भाई भी होते हैं। अब जो होता है इरन्ना बाबू जो होता है इसकी जो होता है परिवार उस समय काफ़ी देखा जाए तो एक काफ़ी सुखी परिवार था, लेकिन इसका परिवार एक मिडिल फैमिली से था। और इसके जो पिता होते हैं, पिता इसके प्राइवेट कंपनी में जाकर जॉब भी किया करते थे। इरन्ना बाबू जो होते हैं, इरन्ना बाबू जब अपनी गांव की पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तो उसी बीच शहर की पढ़ाई करने के लिए भी निकल जाते हैं। लेकिन इरन्ना बाबू का जो पढ़ाई का जो शौक़ होता है, इनका पढ़ाई का शौक़ काफ़ी ऊँचा होता है और इसी पढ़ाई के बीच यह भी इनका खौफ बना रहता है कि हम अपने ज़िंदगी में काफ़ी सारे पैसे भी कमा लें और हमें मेहनत भी ना करना पड़े। और इसी की वजह से इरन्ना बाबू अपने ही इसी जीवन को जीना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बाहर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो इरन्ना बाबू के जो पिता होते हैं, पिता उनको एक मोटरसाइकिल ख़रीद के दे देते हैं। अब मोटरसाइकिल जब पाते हैं तो वह शहर में जाकर और अपने ही दोस्तों के साथ जाकर कई शहरों में और कई इलाकों में जाकर
मटर गश्ती भी करते थे और उसी मोटरसाइकिल के बदौलत कई जगह चले जाते थे, क्योंकि इकन्ना बाबू के जो पिता थे वह उनका एक इकलौता ही वह बेटा होता है इकन्ना बाबू। इसी की बदौलत उनके पिता इकन्ना बाबू को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि हमारा बेटा अगर पढ़ लिख रहा है तो पढ़ाई लिखाई पूरी करके कहीं ना कहीं अपनी जॉब ज़रूर ढूंढ लेगा। इसकी वजह से इकन्ना बाबू के पिता उस समय इकन्ना बाबू पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते थे। लेकिन इकन्ना बाबू अपनी ही दुनिया में जीना भी शुरू कर देते हैं। इसी बीच 2018 का वक्त आ जाता है, तो उसी बीच इकन्ना बाबू की मुलाकात जो होता है, उटप्पी का इलाका पड़ता है, उसी इलाके के पास श्री कृष्ण मंदिर पड़ता है। उसी श्री कृष्ण मंदिर के पास ही वहाँ पर मौके पर उसकी मुलाकात जो होता है सुधा रानी बसप्पा हड़पत से होती है, जिसकी उम्र होती है उस समय 23 साल के बीच। अब वह जो होता है वह उस समय जैसे ही देखता है, देखने के बाद जो होता है वह जाकर इकन्ना बाबू सुधा रानी बटप्पा को देखकर उसकी खूबसूरती को देखकर आकर्षित हो जाता है। सुधा रानी जो होती है, सुधा रानी बसप्पा जो होती है, असल में उनका जो जीवन होता है, जीवन वह एक कांटों से भरा हुआ होता है। वह एक शादीशुदा भी औरत थी, लेकिन उनके जो पिता होते हैं उस समय, यानी कि आज से लगभग 2012 की बात है, 2012 में ही यानी कि वह सुधा रानी बटप्पा के पिता एक काफ़ी किसान व्यक्ति थे और मेहनती व्यक्ति थे, क्योंकि सुधा रानी के जो पिता थे वह कहीं जाकर गांव में के बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करते थे। मेहनत मजदूरी करने के बाद सुधा रानी का जो पढ़ाई का खर्चा होता था उसका पूर्ण भी करते थे। लेकिन सुधा रानी अपने ही गांव में पढ़ लिख कर बस वहीं पर उसकी जो है किस्मत वहीं पर रह गई, और उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि सुधा रानी की आगे की पढ़ाई करवा सकें। लेकिन 2012 के वर्ष में ही सुधा रानी की शादी जो होता है वहीं लगभग कुछ ही दूरी के इलाके पर रहने वाला होता है बसप्पा हदपत के साथ ही शादी उसकी करवा दी जाती है। अब 2012 के वक्त में ही वह जो होती सुधा रानी अपनी ज़िंदगी अपने ही पति बसप्पा हदपत के साथ जीना शुरू कर देती है। बसप्पा हदपत के साथ जीना इस तरह शुरू करती है कि उनका जो वक्त होता है निकलना भी शुरू हो जाती है। सुधा रानी सोचने लग जाती है कि अपने पति को हम पाकर काफ़ी धन्य हैं, क्योंकि ऐसा पति मिलना किसी के सौभाग्य की बात भी होती है। अब इसी तरह से सुधा रानी अपने ही पति वह जो होते हैं बसप्पा हदपत के साथ जीना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच सुधप्पा के 2 बच्चे भी होते हैं। 2 बच्चे होने के बाद इनका जो है वक्त इसी तरह बीतना भी शुरू हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी ज़्यादा दिन सुख में नहीं बीतती। इसी बीच 2015 का साल होता है, लेकिन मार्च का भी महीना होता है। अब उसी बीच वह जो होती सुधा रानी का एक बच्चा इतना परेशान हो जाता है कि परेशान होने की वजह से वह जो है उस बच्चे को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन भर्ती करवाते वक्त जो होता है वह बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो पड़ता है। अब इसकी जो हाथ धोने की जो वजह माना जाता है, वजह सुधा रानी के ऊपर उसके परिवार वाले मर देते हैं। सुधा रानी के उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले काफ़ी जो है दुखों से भरा उसका जीवन इतना व्यतीत कर देते हैं कि सुधा रानी का जो जीवन होता है धीरे धीरे एक कांटों से भरा जीवन बीतना शुरू हो जाता है। और इस तरह उसको प्रताड़ित करना सुधा रानी को कर देते हैं कि उसका उस घर में जीना मुहाल कर देते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अक्टूबर 2015 का महीना ही होता है कि उसी भी सुधा रानी को उसके घर वाले ही उसको ही केरोसिन डालकर जलाने की इतनी बेरहमी से कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं कि जैसे उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो उसी भी सुधा रानी अपने ही ससुराल से भागकर अपने ही मायके आ जाती है। लेकिन जब मायके आती है तो अपने पिता को यह बात बता देती है। लेकिन उसके पिता जो होते हैं अपनी बेटी को उसका दिलासा देकर अपने ही बच्चों के साथ वह मायके में रहने की हिदायत देते हैं। अब जो होती सुधा रानी अपने ही मायके में रहना शुरू कर देती है। उसी मायके में रहने की बदौलत अपने ही परिवार का खर्चा भी वह अपने ऊपर उठाना भी चाहती थी, कि वह नहीं चाहती थी कि हमारा बोझ हमारे पिता के ऊपर अब जाके पड़े। अब इसके लिए सुधा रानी जो होती है अपनी ही वहाँ के इलाकों में जाकर नौकरी की तलाश करना शुरू कर देती है। कई जगह पर नौकरी की तलाश करती है, लेकिन सुधा रानी का कहीं काम नहीं लगता और इस ज़िंदगी से हताश हो जाती है। लेकिन उसी बीच 2018 में ही उसी बीच उसका मुलाकात जो होता है उसी उडुपी के ही जाकर वह श्री कृष्ण के बाल मंदिर में ही जाकर वह उस समय जो होता है इकन्ना बाबू से होता है। होने के बाद उस समय इकन्ना बाबू जैसे ही जाकर बाबू जो होता है सुधा रानी को देखता है, देखने के बाद उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अब दोनों का वहीं से प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। इनका प्रेम प्रसंग जो होता है सिलसिला इस तरह बढ़ता है कि वह दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद ये दोनों आपस में बात भी करते हैं, लेकिन इन दोनों का मिलना जुलना भी जारी रहता है।
इकन्ना बाबू जो होता है अपना जितना भी पैसा पाता था अपने पिता के द्वारा, वह पैसा जो है आधे का आधा वह जाकर सुधा रानी के ऊपर खर्च कर देता। सुधा रानी जो होती काफ़ी इस पैसे को पाकर खुश भी रहती थी, क्योंकि सुधा रानी के जो पैसे की ज़रूरत थी वह तो इकन्ना बाबू पूर्ण करता था, लेकिन सुधा रानी के मायके वालों को भी पैसा वह इकन्ना बाबू देता रहता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब उसी तरह सुधा रानी और इकन्ना बाबू के बीच जो ये रिश्ता था, अब प्रेम प्रसंग का आगे बढ़कर यह प्रेम संबंध में बदल जाता है। संबंध का जो सिलसिला होता है इनका आए दिन चलता रहता है। कभी ये होटल में जाते, होटल में रुककर 1-2 रात बिता लेते हैं और वहीं पर दोनों मिलकर सुधा रानी और इकन्ना बाबू वहीं पर अपना जो है पूरा शारीरिक सुख और दोनों संबंध भी बनाकर अपना वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और इनका वक्त का पहिया इस तरह आगे बढ़ने लगा कि इनका लगभग 2.5 साल का वक्त ऐसे निकल गया कि लेकिन इन दोनों के बीच अभी शादी की कोई रिश्ता भी नहीं हुआ। लेकिन बात चलते चलते कई बार इनकी बात हटते भी रही। लेकिन जो होती है उस समय सुधा रानी अपनी जो होती है नौकरी की तलाश भी करना शुरू कर देती है। नौकरी की तलाश करते करते सुधा रानी की जो होता है बेलगाम के ही इलाके में जाकर उसी जो है बाल चिकित्सा एकेडमी में ही उसकी जो नौकरी लग जाती है। सुधा रानी उसी में जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करना शुरू कर देती है। करते करते उसका जो होता है उसी समय सुधा रानी की मुलाकात जो होता है उसी अस्पताल में कई बड़े लोगों के साथ हो जाता है, डॉक्टर के साथ हो जाता है। और इसी मुलाकात की वजह से सुधा रानी जो होती है अपने उसी काम में व्यस्त हो जाती है। सुधा रानी जो होती है इकन्ना बाबू से बात करना भी कम कर देती है और इसी कम की वजह से इकन्ना बाबू जो होता है वह भी सुधा रानी से बात करना भी कम कर देता है। लेकिन इसी बीच सुधा रानी जो होती है अपने ही पति बसप्पा हड़पत से वह तलाक लेना चाहती थी। वह सोचती थी कि हम इससे तलाक ही ले लें और इसकी तलाक लेने के बाद शादी जो होती है अपनी जाकर इकन्ना बाबू से कर लेंगे। अब इसी वजह से वहाँ बड़े लोगों का संपर्क होने की वजह से वह तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाकर अर्जी दाखिल कर देती है और यह भी रख देती है कि हर महीने उसे किस्त पे पैसे मुहैया कराए जाएँ। अब इसी केस को लड़ने के लिए अब वह जो होती है सुधा रानी काफ़ी जो है उसमें जाकर मेहनत भी करना शुरू कर देती है। काफ़ी बड़े लोगों से इसीलिए अपना रिश्ता भी बना लेती है और रिश्ते को जारी भी रखती है ताकि हमारे पति से हमारा जल्द से जल्द तलाक मिल जाए। लेकिन सुधा रानी को कानों में यह खबर पहुंच जाती है कि इकन्ना बाबू का जो यह इस समय जो जीवन चल रहा है उनका कई लड़कियों के साथ उनका संबंध भी चल रहा है। अब जैसे इसकी जो खबर होती है सुधा रानी के कानों में पहुँचती है, सुधा रानी काफ़ी भन्ना से जाती है। वह उसी समय सोच लेती है कि आज के बाद हम अपना रिश्ता कभी जो है इकन्ना बाबू के साथ नहीं रखेंगे। धीरे धीरे यह रिश्ता जो होती है इसमें जो होती है सुधा रानी दूरी बनाना शुरू कर देती है। जब दूरी बनना शुरू हो जाता है और इकन्ना बाबू जो होता है जब सुधा रानी से मिलने के लिए आता, सुधा रानी इकन्ना बाबू को भाव नहीं देती, जिस वजह से इकन्ना बाबू जो होता है वह जब भाव नहीं देती तो काफ़ी उनको अफसोस हो जाता है कि आखिर हमें भाव क्यों नहीं दे रही। लेकिन इकन्ना बाबू को वह भी शंका होने लगता है कि हो सकता है अस्पताल में ही सुधा रानी का किसी ना किसी के साथ चक्कर हो। अब जैसे ही उनको यह इस चीज़ की शंका होने लगता है तो इकन्ना बाबू आए दिन सुधा रानी के पीछे पड़े रहते हैं कि जाकर उससे बातें करें। लेकिन एक दिन मौका आ भी जाता है और एक सुनसान जगह देखते हैं, जाकर सुधा रानी से बात करते हैं। सुधा रानी से जैसे ही बात करते हैं तो कहती हम तुम्हारे साथ शादी करना ही नहीं चाहते हैं। अब जैसे इस बात को सुनती हैं इकन्ना बाबू तो वह काफ़ी सोच में आ जाते हैं और आने के बाद उससे काफ़ी मनाते हैं। लेकिन वहीं पर तुरंत ही झगड़े तकरार होते हैं और होने के बाद इकन्ना बाबू अपने ही घर चले जाते हैं। लेकिन इसी बिना पर उनको इकन्ना बाबू की यह शंका भी होने लगता है कि सुधा रानी का किसी न किसी के साथ चक्कर है, इसी वजह से सुधा रानी हमें छोड़ना चाहती है। और जैसे ही इस बात को इनके अंदर खनस सी बैठ जाती है तो यह खतरनाक फैसला ले लेते हैं। खतरनाक फैसला लेते वक्त वह इनके मन में एक ऐसा जो है कीड़ा बैठ गया। इसी कीड़े की बिना पर या इस प्लान को कामयाब करने के लिए 30 दिसंबर 2020 का दिन होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है। सुधा रानी जो होती है अपनी ही सहेली वह जो होती है उस समय गायत्री चित्तानंद के साथ सुबह सुबह जैसे ही लगभग 7:30 बजे के वक्त ड्यूटी करके निकल रही थी, तभी उसी बीच बाइक लेकर खड़ा होता है। वह खड़ा होता है इकानंद बाबू उसी बाइक पे खड़ा होता है। जैसे ही इकानंद के बाबू के ऊपर नज़र वह पड़ती है सुधा रानी की तो सुधा रानी तुरंत ही वह उसी तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन वह जो होती चित्तानंद वह अपने आगे ही बढ़ जाती, दूसरी गली में खड़ी रहती है। अब वहाँ जाकर कुछ देर अब जो होती है सुधा रानी उस समय इकन्ना बाबू से बातें करना शुरू कर देते हैं। इकन्ना बाबू जो है उस समय सुधा रानी से कहने लग जाता है कि हमें तुमसे शादी करनी है और इसी वक्त शादी करना है। अब जैसे इस बात को वह सुनती है तो उसी में समय सुधा रानी कहती है हम तुमसे शादी कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा जीवन हमारा अकेला ही बीतना है, तो हमें बहुत अच्छा है, हम तुम्हारे साथ शादी कर ही नहीं सकते। अब इसी वजह से अब जो होता है इकन्ना बाबू काफ़ी उसी समय खरी खोटी सुनाने लगता है। वह कहने लगता है
हमने तुम्हारे ऊपर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो इसी बिना पर वह कह देती है कि वह सुधा रानी भी कि हमने भी तुम्हारे ही पैसे के बलबूते पर अपना शरीर तुम्हारे हवाले कर दिया। अब यही शब्द सुनते ही अब वह जो होता है उसी समय इकन्ना बाबू इतना घबरा जाता है कि उसी समय उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ख़राब होने की बदौलत वह अपने गाड़ी के डिक्की से एक झोला निकालता है। उसी झोले में रखा होता है कोयते को निकालता है और पीछे से उसी समय जो होता है दाएं हाथ से ले जाकर इतनी तेज़ वार करता है कि वहीं पर अब जो होती है वह उसी समय सुधा रानी बेसुध होकर गिर जाती है। और वहीं पर कई बार वार करता है, काफ़ी बार चिल्लाती है सुधा रानी, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है जब उसी समय चितानंद के पास पहुंचती, चितानंद जो होती भागती हुई आती है, तो उसी समय इकन्ना बाबू जो होता है उसकी सहेली को काफ़ी वहीं पर धमकाना भी शुरू कर देता है। उसकी सहेली भागती हुई अस्पताल में जाती है। इसकी सूचना जैसी देखती है तो उसके अस्पताल वाले जो होते हैं घर को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उसी समय जो होता है वह इकन्ना बाबू जो होता है उस समय सुधा रानी को काफ़ी बेसुध करके वहाँ से फरार हो गया था। वाकई में दोस्तों, जब पुलिस के सामने यहाँ पूरी सच्चाई आती है, इससे सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वह काफ़ी हैरान हो जाती है। लेकिन उसी समय पुलिस की टीम उस कोयते को जाकर अपने कस्टडी में लेती है। अब लेने के बाद पुलिस की टीम जो होता है इकन्ना बाबू को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर वह जो होता है इकन्ना बाबू को जेल में डाल देती हैं। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।